सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछली वीडियो में हमने पद परिचय से संबंधित कुछ बातें हमने की, जिसमें हमने पढ़ा संज्ञा शब्द का यानी कि पद परिचय किस प्रकार से किया जाता है। उसके बाद में हमने सर्वनाम के बारे में पढ़ा कि सर्वनाम की क्या परिभाषा होती है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से शब्द सर्वनाम के होते हैं। देखिए, आज हम सर्वनाम शब्द का पद परिचय के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सर्वनाम शब्द, इसका पद परिचय के लिए हमें वही संज्ञा की तरह 5 बिंदु ध्यान में रखने होते हैं। वही 5 बिंदु ध्यान रखने होते हैं। संज्ञा की तरह ही वो 5 बिंदु हमें ध्यान रखने होते हैं। पहला है, जैसे हमने संज्ञा का प्रकार पढ़ा वैसे ही हमें सर्वनाम के प्रकार। दूसरा बिंदु हमको पढ़ना है सर्वनाम शब्द का लिंग बताना होगा। सर्वनाम शब्द का लिंग बताना होगा। तीसरा हमें बिंदु बताना होता है सर्वनाम शब्द का वचन। सर्वनाम शब्द का वचन। चौथा जो बिंदु होता है वो हमें बताना होता है यानी कि कारक कौन सा है उसमें। और 5वां बिंदु बताना होता है सर्वनाम शब्द का क्रिया से संबंध। क्रिया से संबंध। तो ये 5 बिंदु बताने होते हैं, यानी कि अगर हमें सर्वनाम शब्द का पद परिचय करना होता है तो सर्वनाम का प्रकार के सर्वनाम कौन सा है, यानी कि उत्तम पुरुष है कि मध्यम पुरुष है कि अन्य पुरुष है, या फिर निजवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है कि या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है। तो वो यानी कि सर्वनाम के प्रकार, पहला बिंदु तो हमें ये बताना होता है। फिर दूसरा जो बिंदु बताना होता है यानी कि सर्वनाम शब्द का यानी कि लिंग, यानी कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तीसरा जो बिंदु बताना होता है सर्वनाम शब्द का वचन कि वो एक वचन का है या बहुवचन का है। चौथा बिंदु यानी कि कारक, उसमें कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है। और 5वां बिंदु बताना होता है यानी कि सर्वनाम शब्द का इस क्रिया से संबंध। तो ये 5 यानी कि ये 5 बिंदु हमें उस सर्वनाम शब्द के पद परिचय के लिए हमें ध्यान रखने होते हैं। 5 बिंदु हमें ध्यान रखने होते हैं। तो आइए आज हम सर्वनाम शब्द के पद परिचय के बारे में पढ़ें। देखिए, फिर से वही कि पद परिचय के लिए हमें कौन कौन से बिंदु ध्यान रखने होते हैं। पहला है सर्वनाम के प्रकार, यानी कि पहले तो हमें पहला बिंदु लिखना था कि भाई कौन सा सर्वनाम है, इसमें पुरुषवाचक है, निजवाचक है, संबंधवाचक है, प्रश्नवाचक है, कौन सा। फिर उसके बाद में हमें लिखना होता है सर्वनाम शब्द का यानी कि लिंग, यानी कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। फिर तीसरा बिंदु हमें बताना होता है यानी कि सर्वनाम शब्द का वचन कि उसमें एक वचन है या बहुवचन है। चौथा जो हमें यानी कि बताना होता है कारक कि उसमें कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है। और 5वां बिंदु हमें बताना होता है सर्वनाम शब्द का यानी कि क्रिया से संबंध। अब देखिए, जैसे उदाहरण लेते हैं हम। जैसे पहला उदाहरण है, आज हमारी मौसी आएगी। अब यहाँ हमारे के नीचे रेखांकित है। अब हमारे शब्द उन 5 में से हमको छांटना पड़ेगा कि संज्ञा है कि सर्वनाम है कि क्रिया है कि विशेषण है कि या अव्यय। तो हम उनमें से छाटेंगे कि ये हमारी जो ये शब्द है ये सर्वनाम शब्द है। और ये सर्वनाम शब्द भी है, ये कौन सा सर्वनाम है, ये पुरुषवाचक है कि निजवाचक है, संबंधवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक। तो यहाँ हमारे शब्द, इसको हम यहाँ उतार लेंगे कि हमारे शब्द यहाँ पर इसका पद परिचय लिखेंगे। तो हमारे शब्द है वो यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। और पुरुषवाचक में भी कौन सा सर्वनाम आता है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पहला बिंदु तो ये हो गया हमारा।
फिर उसका लिंग बताना होता है कि लिंग कौन सा, उसमें हमारी यानी कि स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ दूसरा बिंदु हमने लिख दिया यानी कि स्त्रीलिंग का। फिर उसके बाद में तीसरा बिंदु हमें वचन बताना होता है कि हमारी शब्द में वचन कौन से, जैसे आज हमारी मौसी आएगी, तो हमारी शब्द यहाँ पर यानी कि आएगा एक वचन शब्द आएगा, एक वचन के लिए प्रयुक्त हुआ, एक वचन हमारी शब्द यानी कि एक वचन के लिए। और कारक कौन सा है, यानी कि हमारी मौसी आएगी यानी कि कर्ता कारक। तो इस प्रकार से हमने यानी कि हमारे शब्द का पद परिचय किया। पहला बिंदु यानी कि सर्वनाम का प्रकार बताया, उत्तम पुरुषवाचक, फिर उसका यानी कि पुल्लिंग या स्त्रीलिंग यानी कि स्त्रीलिंग, फिर उसका वचन एक वचन और कर्ता कारक, और पांचवा बिंदु है यानी कि क्रिया का कर्ता। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण देखें हम, जैसे दूसरा उदाहरण है, आज तुम सब मेरे घर आना, आज तुम सब मेरे घर आना। तो यहाँ तुम सब के नीचे रेखांकित दिया हुआ है और मेरे के नीचे रेखांकित दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम तुम सब का यानी कि पद परिचय बताएंगे। तो तुम शब्द यानी कि कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि तुम यानी सामने वाले के लिए प्रयुक्त किया जाता है मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष, फिर उसका लिंग बताया यानी पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, तो तुम सब यानी कि आज तुम सब मेरे घर आना यानी कि पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए पुल्लिंग शब्द है। फिर वचन कौन सा है, बहुवचन, तुम सब यानी कि एक की बात नहीं अनेक की बात हो रही है कि तुम सब यानी, तो कौन सा वचन हो गया, बहुवचन हो गया। और कारक कौन सा, यानी कि आज तुम सब यानी कि कर्ता कारक, और पांचवा बिंदु ले लिया क्रिया का कर्ता। फिर हमने अगला बिंदु उतारा मेरे शब्द। मेरे शब्द में कौन सा सर्वनाम है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुल्लिंग, वचन कौन सा है यानी कि एक वचन, और कर्ता कारक, और पांचवा बिंदु है क्रिया का कर्ता। एक और उदाहरण हम लेते हैं इसमें, जैसे तो इसको फिर से देख लीजिए। तुम शब्द का हमने पद परिचय किया। तुम सब में यानी कि कौन सा सर्वनाम है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। पुल्लिंग है, वचन बहुवचन है, कारक कर्ता कारक है, और पांचवा बिंदु क्रिया से संबंध क्या है यानी कि क्रिया का कर्ता। फिर हमने मेरे शब्द का लिया। मेरे शब्द क्या है यहाँ पर, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग, वचन एक वचन, कारक कर्ता कारक, और पांचवा बिंदु क्रिया का कर्ता। फिर तीसरा उदाहरण ले हम कि दाल में कुछ काला है। तो यहाँ कुछ के नीचे अंडरलाइन। तो कुछ शब्द क्या है यहाँ पर, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि निश्चित पता नहीं है कि दाल में कुछ यानी कि क्या गिरा है क्या नहीं गिरा है, या क्या काला है क्या नहीं काला है। तो कुछ शब्द यानी कि अनिश्चित स्थिति के बारे में बोध करा रहा है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पुल्लिंग, वचन बहुवचन, अधिकरण कारक, और क्रिया का अधिकरण। तो इस प्रकार से हमने इसका देखा कि दाल शब्द है, इसमें कुछ शब्द का हम लेंगे। कुछ शब्द ये यहाँ पर गलत है, यहाँ कुछ शब्द उतारेंगे। कुछ शब्द में है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग, और बहुवचन शब्द है, अधिकरण कारक, और क्रिया का अधिकरण। इस प्रकार से हमने कुछ शब्द का यानी कि पद परिचय किया। इसके बाद में फिर हम अगला देखते हैं, जैसे कोमल अपनी माँ से झगड़ती है। तो यहाँ अपनी के नीचे यानी कि रेखांकित कर रखा है, अंडरलाइन कर रखा है। तो अपनी शब्द का पद परिचय करेंगे हम। तो अपनी शब्द कौन सा है, निजवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है,
निजवाचक सर्वनाम है। पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, अपनी शब्द स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए माँ के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए स्त्रीलिंग शब्द है। वचन कौन सा? एक वचन है। कारक कौन सा? कर्ता कारक प्रयुक्त हुआ है। और पांचवा क्रिया का कर्ता। तो इस प्रकार से हमने अपनी शब्द का यानी कि यहाँ पर पद परिचय किया। इसके बाद में अगला उदाहरण देखिए। मुझे कल कहाँ जाना है? मुझे कल कहाँ जाना है? तो मुझे के नीचे रेखांकित कर रखा है और कहाँ के नीचे रेखांकित कर रखा है, दोनों का हमके पद परिचय बताना है। तो सबसे पहले हमने उतारा यानी कि मुझे। मुझे शब्द यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक में कौन सा है? उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम लिखना जरूरी है। फिर लिंग कौन सा? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, तो यानी कि पुल्लिंग है। वचन कौन सा है? एक वचन। और कर्ता कारक है इसमें। और मुझे शब्द है क्रिया का कर्ता, यानी कि क्रिया से संबंध क्या है? क्रिया का कर्ता है। फिर हमने कहाँ शब्द का पद परिचय करेंगे। कहाँ शब्द क्या है? कि मुझे कल कहाँ जाना है, यानी कि प्रश्नवाचक है। प्रश्न पूछ रहा है कहाँ जाना है, तो कहाँ यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वही पुल्लिंग। और यहाँ होगा यानी कि एक वचन, एक के लिए बात हो रही है। और अधिकरण कारक। और पांचवा बिंदु है क्रिया का अधिकरण। फिर देखिए इसके बाद में हम क्रिया शब्द का पद परिचय करेंगे। तो क्रिया शब्द का पद परिचय करने से पहले हमें क्रिया की परिभाषा, क्रिया के कौन कौन से भेद होते हैं, इसके बारे में हमें यानी कि जानकारी होना अति आवश्यक है। तो देखिए सबसे पहले हम फिर अगला बिंदु उतारेंगे क्रिया का। क्रिया की परिभाषा क्या होती है? कि जिस शब्द से किसी कार्य का करना यानी या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। तो देखिए परिभाषा कि जिस शब्द से किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध होता है। फिर से देखिए, जिस शब्द से किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। अब इसके बाद में देखिए क्रिया के भेद। क्रिया के भेद, क्रिया के भेद होते हैं। एक तो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद है, एक प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद है, और तीसरा है यानी कि काल के आधार पर क्रिया के भेद। तो पहला प्रकार होगा कर्म के आधार पर, दूसरा प्रकार हो गया प्रयोग के आधार पर, और तीसरा हो गया यानी कि काल के आधार पर। तो कर्म के आधार पर भी दो प्रकार की होती है। एक होती है सकर्मक क्रिया और दूसरी होती है यानी कि अकर्मक क्रिया। तो कर्म के आधार पर दो प्रकार की होती है, एक तो सकर्मक क्रिया और दूसरी होती है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। फिर इसी प्रकार से प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद है। पहली है प्रेरणात्मक क्रिया, दूसरी है संयुक्त क्रिया, तीसरी है सहजातीय क्रिया और चौथी है यानी कि पूर्वकालिक क्रिया। इसी प्रकार से काल के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। पहला है वर्तमान कालिक क्रिया, दूसरा है भूतकालिक क्रिया और तीसरा है भविष्यकालिक क्रिया। अब हम इन सब के बारे में एक एक करके हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। देखिए पहले हम लेते हैं यानी कि कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर दो प्रकार की होती है, तो सकर्मक क्रिया होती है और दूसरी होती है अकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले हम सकर्मक क्रिया की परिभाषा पढ़ते हैं। सबसे पहले हम उतारते हैं सकर्मक क्रिया। क्या परिभाषा होती है इसकी? देखिए, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, कौमा उसके कर्ता पर नहीं। कहने का तात्पर्य है कि जिस वाक्य में कर्म प्रयुक्त होता है या जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव यानी कि किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है, वहाँ यानी कि कौन सी क्रिया कहलाती है? सकर्मक क्रिया कहलाती है। तो फिर से देख लीजिए सकर्मक क्रिया कि जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है
उसके कर्ता पर नहीं, अथवा जिस वाक्य में कर्म मौजूद रहता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। अगला देखिए उदाहरण। अब उदाहरण जैसे भूपेंद्र दूध पी रहा है, तो यहाँ जो दूध शब्द है ये क्या है, यानी कि ये है कर्म, ये है कर्म। तो यहाँ कर्म मौजूद है, इसलिए इसमें कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया। अब कौन सी सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है, उसकी पहचान के लिए हम एक नोट डालेंगे। क्या कि क्रिया का रूप पहचानने के लिए कि क्रिया सकर्मक है अथवा अकर्मक है, कि क्रिया का रूप पहचानने के लिए कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक, उसके लिए क्रियापद से पहले क्या, क्रियापद से पहले क्या अथवा किसको जोड़कर देखा जाता है। उत्तर प्राप्त होने पर सकर्मक क्रिया नहीं तो अकर्मक क्रिया होती है। कहने का तात्पर्य है, अगर हम यहाँ इस क्रिया शब्द से पहले क्या जोड़ दे या फिर किसको लगा दे, क्या लगा दे या किसको लगा दे, तो हम यहाँ पढ़े जैसे क्या पी रहा था, तो दूध पी रहा था, यानी कि क्रिया का जो प्रभाव है यहाँ इस दूध को पड़ रहा है, अर्थात यहाँ दूध शब्द क्या है, यहाँ कर्म है, यहाँ यानी कि